सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है अनवरत बेंच की क्लास नंबर 3 में। तो दोस्तों हमने कल वाली क्लास में जो पशुओं में उम्र ज्ञात करने की जो विधियां हैं या फिर जो हमारा टॉपिक है सिलेबस के अंतर्गत लिखा हुआ है कि पशुओं में उम्र ज्ञात करना, वो जो टॉपिक है हमने कंप्लीट कर लिया है। और आज की इस क्लास में हम यानी तीसरी क्लास में अनवरत बेंच की, उसमें हम एक नया टॉपिक है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। और पशु परिचर भर्ती 2023 की दृष्टि से ये जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों ये जो आपका टॉपिक है इसका नाम आप देखिएगा, यानी जो हमारा सिलेबस है उसमें पहला ही बिंदु है उसको हम पढ़ते हैं कि पशुपालन से संबंधित निम्न बिंदुओं का सामान्य ज्ञान, जिसमें प्रदेश में पशुओं की प्रमुख देशी नस्लें। तो ये जो हमें टॉपिक है पहला ही, प्रदेश में पशुओं की प्रमुख देशी नस्लें, ये जो टॉपिक है हम पढ़ने जा रहे हैं आज की इस क्लास में। और सबसे पहले हम दोस्तों जो गाय की देशी नस्लें हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, यानी गाय की जितनी भी नस्लें हैं जो NBAGR के द्वारा वर्तमान में रजिस्टर्ड हैं। यानी वर्तमान में बात करें तो NBAGR के द्वारा पूरे भारत में गाय की कुल 53 जो नस्लें हैं उनको रजिस्टर्ड किया गया है, तो वो हम पढ़ेंगे। इसके अलावा जो भी वर्गीकरण है गायों का किस प्रकार किया गया है, यानी उपयोगिता के आधार पे, जैसे दूध देने वाली जो गाय की नस्लें उनको दुधारू नस्लें, इसके अलावा जो कृषि कार्य में है या फिर जो भोजा ढोने में है तो उसको भारवाहक का नाम दे दिया। जो दूध और कृषि कार्यों में दोनों में उपयुक्त है उनको द्विप्रयोजनी कहा गया। तो ये सभी हम वर्गीकरण भी पढ़ने वाले हैं और इसके अलावा बहुत सारी बातें सामान्य जानकारी वो भी हम पढ़ने वाले हैं। तो करते हैं दोस्तों टॉपिक की शुरुआत। तो दोस्तों सबसे पहले ये सिलेबस आप देख लेना, क्योंकि सिलेबस को जैसे जैसे आप यानी पढ़ते रहेंगे रोजाना तो आपको पता चलता रहेगा कि हमें ये टॉपिक पढ़ना है, ठीक है, कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना है, तो आप सिलेबस को देखते रहिएगा। तो हम शुरुआत करते हैं गाय से। तो दोस्तों हम गाय के बारे में जो सामान्य बातें हैं वो पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे गुणसूत्रों की, यानी गायों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, क्रोमोसोम नंबर है वो गायों में कितने होते हैं। तो दोस्तों गुणसूत्रों की बात करें तो गायों में 60 गुणसूत्र होते हैं। कितने? 60। इसके अलावा आपको याद रखना है जो बकरी है यानी गोट है उसमें भी जो गुणसूत्र है उनकी संख्या 60 होती है। तो गाय और बकरी में आपको याद रखना है 60, यानी आपको याद रखना है कि 60 जो गुणसूत्र हैं वो गाय और बकरी में होते हैं, तो याद रख लेंगे। उसके बाद में बात करते हैं देशी गाय, यानी गाय हैं वो हम दो प्रकार हम कह सकते हैं कि एक देशी गाय एक विदेशी गाय, यानी दो प्रकार मोटे तौर पे हम मान सकते हैं कि जैसे हमारे भारत की गाय है तो हमारे लिए अपने देश की गाय है तो हम कहेंगे देशी गाय है। इसके अलावा भारत से अगर बाहर की कोई गाय की नस्ल है तो उसको हम विदेशी नस्ल बोलेंगे, ठीक है। तो देशी गाय और विदेशी गाय। तो सबसे पहले जो देशी गाय आती है उसकी विशेषताएं देखते हैं या फिर उसको किस उपनाम से जाना जाता है और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं देशी गाय का वैज्ञानिक नाम। देशी गाय का वैज्ञानिक नाम है बोस इंडिकस। क्या नाम है? बोस इंडिकस। तो दोस्तों इस इंडिकस में दो नाम आप, यानी बोस इंडिकस जो कि देशी गाय का वैज्ञानिक नाम है, इसमें दो नाम आपको नजर आ रहे हैं, एक तो बोस दूसरा इंडिकस। तो दोस्तों ये जो दो नाम हैं इसमें दो नाम है तो इसको बोलते हैं द्विनाम पद्धति, जिसमें जो पहला बोस शब्द है ये किसको प्रदर्शित करता है? तो ये जीनस को यानी वंश को, यानी गाय का वंश कौन सा है तो आप कहेंगे बोस। जबकि जो दूसरा शब्द है इंडिकस ये जाति को यानी स्पीसीज को प्रेजेंट करता है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आपसे पूछे कि गाय का वंश कौन सा है, जीनस कौन सा है, तो आप कहेंगे बोस, जबकि जाति कौन सी है तो इसकी जाति है इंडिकस। इसके अलावा एक जाति और आती है जिसका नाम है टोरस, ठीक है। तो गाय का जो आपसे वंश पूछे तो आप कहेंगे बोस, ठीक है। अगर जाति पूछे तो इंडिकस। इसके अलावा एक जाति और होती है टोरस, ठीक है। तो याद रखेंगे। तो देशी गाय का वैज्ञानिक नाम है बोस इंडिकस। इसमें बोस क्या है? वंश है। इंडिकस क्या है? तो आप कहेंगे जाति है। और दोस्तों ये जो वंश और जाति यानी दो नाम देने की पद्धति है इसको बोलते हैं द्विनाम पद्धति, ठीक है। यानी वंश और जाति जो ये नाम हम देते हैं दो नाम, इसको बोलते हैं द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति जो किसके द्वारा दी गई तो आप कहेंगे कैरोलस लीनियस के द्वारा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नाम, जो आपकी द्विनाम पद्धति है वो किसने दी तो आप कहेंगे कैरोलस लीनियस के द्वारा दी गई। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे। और दोस्तों जो कैरोलस लीनियस है इनके द्वारा ही, यानी इनको ही वर्गीकी का जनक माना जाता है, यानी जो आपकी टॉक्सोनॉमी है उसका जनक माना जाता है। और ये वर्गीकरण क्यों किया जाता है? क्योंकि हम
जो कोई भी पशु है उनको पढ़ने में हमें आसानी रहे। ठीक है, तो इसलिए ये वर्गीकी है या वर्गीकरण है वो किया जाता है। तो दोस्तों कैरोलस लीनियस के बारे में आपको 2 बातें याद रखनी है जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि जो द्विनाम पद्धति है उसका जनक माना जाता है कैरोलस लीनियस को। और दोस्तों ये क्वेश्चन, दोनों ही क्वेश्चन जो आपके जो भी एग्जाम होते हैं राजस्थान में PYQ क्वेश्चन हम बोल सकते हैं, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो दोस्तों दोनों ही क्वेश्चन आप याद रखेंगे। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी यानी वर्गीकी का जनक किसे कहा जाता है, तो कैरोलस लीनियस को। और द्विनाम पद्धति है वो किसने दी, कैरोलस लीनियस ने। तो आपसे 2 बातें आप याद रखेंगे। अब हम बात कर रहे थे देसी गाय की, तो देसी गाय में नाम आता है बोस इंडिकस का। तो इसके अन्य नाम की बात करें तो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनमें जो देसी गाय है जिसका वैज्ञानिक नाम बोस इंडिकस है उसको बोलते हैं जेबू गाय। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो गाय है या फिर बोस इंडिकस या देसी गाय है उसको यूरोपियन कंट्रीज में किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से प्रसिद्ध है, तो आप कहेंगे जेबू गाय। जबकि बात करें अमेरिकन कंट्रीज में, तो अमेरिकन कंट्रीज में इनको टी कप काऊ बोलते हैं। ठीक है, तो टी कप काऊ अमेरिकन कंट्रीज में, जेबू गाय यूरोपियन कंट्रीज में। तो अब हम बात कर लेते हैं जो देसी गाय हैं उनकी विशेषताएं क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले महत्वपूर्ण विशेषता या फिर हम कह सकते हैं कि जो देसी गाय और विदेशी गाय में अंतर है वो है कुबड़, यानी देसी गाय उनमें कुबड़ होता है जबकि विदेशी गाय होती है उनमें कुबड़ नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखेंगे इनकी विशेषता, इनमें कुबड़ यानी हम्प है वो उपस्थित होता है यानी पाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों दूसरी बात, जो देसी गाय हैं वो क्या होती है, ताप सहनशील यानी गर्मी सहन कर सकती है। इसके विपरीत बात करें विदेशी गाय, वो ज़्यादा गर्मी सहन नहीं कर सकती। यानी अगर हम बात करें दोनों की तुलना करें तो हम कह सकते हैं कि देसी गाय हैं उनमें कुबड़ पाया जाता है जबकि विदेशी गाय में कुबड़ नहीं पाया जाता। और दूसरी अगर अंतर करें तो देसी गाय ज़्यादा गर्मी सहन कर सकती है जबकि विदेशी गाय हैं देसी गायों की तुलना में कम गर्मी सहनशील होती है। तो ऐसे हम अंतर निकाल सकते हैं। इसके अलावा तीसरा इनकी जो विशेषता है वो गलकंबल, यानी जो देसी गाय हैं यानी देसी गाय की जितनी भी नस्लें हैं उनमें गलकंबल है, डेवलप है, वो विकसित होता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे ये विशेषता हो गई। अब हम बात कर लेते हैं विदेशी गाय, यानी जो विदेशी गाय जिनको बोस टोरस बोलते हैं। अब दोस्तों गाय नाम आ रहा है इसका मतलब गाय है, इसका वंश तो बोस ही होगा, लेकिन जाति पूछे तो एक देसी जाति है एक विदेशी जाति है। तो देसी जाति है वो इंडिकस है और विदेशी जाति है वो टोरस है। ठीक है, तो ऐसे याद रखेंगे। और बात करते हैं विशेषताओं की, तो दोस्तों हमने अंतर भी देखा कि इनमें कुबड़ अनुपस्थित होता है, यानी जो विदेशी गाय होंगी उनमें कुबड़ नहीं होगा। ठीक है, और दूसरी जो विदेशी गाय की विशेषता है वो आती है कि ये अधिक दूध है वो उत्पादन करती है। यानी देसी गायों की तुलना में अगर हम बात करें विदेशी गाय यानी ज़्यादा दूध है उसका उत्पादन करती है। इसके अलावा दोस्तों एक महत्वपूर्ण विशेषता आपको याद रखनी है, प्यूबर्टी यानी यौवना अवस्था। जो यौवना अवस्था है जिसे इंग्लिश में प्यूबर्टी बोलते हैं वो विदेशी गायों में देसी गायों की तुलना में जल्दी आती है। अब ये प्यूबर्टी क्या है, यौवना आरंभ क्या है, तो दोस्तों ये यानी जो मादा या फिर जो भी पशु हैं, नर पशु है या मादा पशु, उनमें जो जनन अंग है जो क्रियाशील कब होते हैं यानी कितनी उम्र में क्रियाशील होते हैं उसको बोलते हैं प्यूबर्टी। तो दोस्तों जो विदेशी गाय हैं या फिर हम कह सकते हैं जो विदेशी गाय हैं उनमें जो प्यूबर्टी है यानी यौवनावस्था यानी उनके जो जनन अंग है वो क्रियाशील कब हो जाते हैं, तो 18 माह में। जबकि जो देसी गाय हैं उनमें 24 माह की उम्र में ये जो जनन अंग है वो क्रियाशील होते हैं। तो यहाँ पे ये एक महत्वपूर्ण विशेषता है विदेशी गायों की, क्योंकि अगर हम तुलना करें तो विदेशी गायों में प्यूबर्टी है वो देसी गायों की तुलना में यानी पहले आती है। ठीक है, तो याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं, तो यहाँ पे नोट्स में आपको मिल जाएगा अपने जो टेलीग्राम चैनल है उत्कर्ष स्टडी के नाम से, उस पर आपको ये मिल जाएगा। यानी जो हमारा टेलीग्राम यूट्यूब चैनल है उत्कर्ष स्टडी के नाम से, वही हमारा कौन सा चैनल है, टेलीग्राम चैनल। उस पर आपको ये नोट्स हैं वो मिल जाएंगे। और पहले टॉपिक जो हमने कंप्लीट किया था पशुओं की उम्र ज्ञात करना, वो मैं अपलोड कर दूंगा। तो यहाँ पे अब एक और क्वेश्चन आता है कि गायों का जो झुंड है उसको क्या बोलते हैं। तो गायों का झुंड आपसे पूछे तो उसको हर्ड बोलते हैं, इंग्लिश में तो बोलते हैं हर्ड, हिंदी में ऐसे लिखते हैं हर्ड। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि गायों का समूह है तो गायों का समूह होता है बोबाइन। ठीक है, बोबाइन गायों का समूह है, हिंदी में ऐसे लिखते हैं बोबाइन। ठीक है, तो हिंदी में
अगर हम यानी बात करें गायों का समूह है, ग्रुप कौन सा है, तो बोवाइन। जैसे घोड़े का इक्वाइन होता है उसी प्रकार गायों का बोवाइन होता है। और दोस्तों अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि निम्न में से गायों का समूह है और ऑप्शन में आपको ये बोवाइन मिले ना, वहाँ पे आपको हर्ड मिल जाए, फ्लोक मिल जाए, इसके अलावा कुछ और मिल जाए, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हर्ड। ठीक है, समूह वैसे कौन सा होता है, तो बोवाइन, तो याद रखेंगे। अब दोस्तों एक महत्वपूर्ण चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं कि गाय किस जगत से संबंध रखती है। उससे पहले एक चीज़ पढ़ लेते हैं कि गाय परिवार है वो उसके सदस्य हैं उनको क्या बोलते हैं। तो दोस्तों जो भी गाय परिवार के सदस्य होंगे उनको बोला जाएगा कैटल। ठीक है, कैटल बोला जाएगा, यानी गाय परिवार के सदस्य। अब गाय परिवार के सदस्य में कौन कौन आएंगे, तो हम बोल सकते हैं जो नवजात है यानी बछड़ा, बड़ा हो जाएगा तो बैल, या उसके अलावा यानी जो बंध्याकृत बैल है यानी बंध्याकृत नर है उसको बैल बोलेंगे। इसके अलावा सांड जो प्रजनन करने में सक्षम है उसको सांड बोलेंगे। इसके अलावा जो मादा है, जवान मादा है, उसको हिपर बोलेंगे। ठीक है, तो ये जितने भी गाय के परिवार में सदस्य आते हैं वो इनको संयुक्त रूप से हम क्या बोलेंगे, कैटल। तो याद रखेंगे, आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि गाय परिवार के सदस्यों को किस नाम से जाना जाता है, तो कैटल। अब दोस्तों हम देखते हैं कि गाय का संबंध किस जगत से है। जैसे जगत का नाम आया तो अब हम एक इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि जो पंच जगत यानी पंच जगत एक अवधारणा आती है या थ्योरी आती है पंच जगत की। पंच जगत क्या है, तो दोस्तों जो भी पृथ्वी है उस पर जितने भी जीव पाए जाते हैं उनको 5 भागों में बांटा गया है। अब वह 5 भाग कौन कौन से हैं और ये 5 भागों में किसने बांटा उस पर हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों ये जो वर्गीकरण है वो R.H. व्हाइटेकर के द्वारा किया गया। R.H. व्हाइटेकर आप लिख लीजिएगा, मैंने नोट्स में नहीं लिखा है। पंच जगत जो संकल्पना है या पंच जगत अवधारणा है वो किसके द्वारा दी गई, ये क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर एग्जामों में। यहाँ से आपको जो ये पशु परिचर भर्ती है इसमें पूछा जा सकता है पंच जगत के बारे में। तो पंच जगत अवधारणा है ये R.H. व्हाइटेकर के द्वारा दी गई। और अब 5 भागों में यानी जो पृथ्वी पर जो हमारे जितने भी जीव पाए जाते हैं इनको 5 भागों में बांटा गया है। अब वह 5 भाग कौन कौन से हैं, तो दोस्तों एक तो आता है जंतु जिसे इंग्लिश में एनिमेलिया बोल दिया जाता है। उसके बाद में पादप जिसे प्लांटी बोल दिया जाता है यानी प्लांट्स। ठीक है, दूसरा जो ये जगत है। उसके बाद में तीसरा जगत आता है कवक जिसे फंजाई बोल दिया जाता है इंग्लिश में। इसके अलावा मोनेरा और प्रोटिस्टा, ये 5 आपके क्या हैं, जगत हैं। इसके अंतर्गत हम बात करें प्रोटिस्टा और मोनेरा और जंतु, पादप, कवक, ये 5 जगत हैं। और इसमें अगर हम बात करें कि गाय है वो किस जगत में आता है, तो दोस्तों एनिमेलिया जगत में आता है जिसे इंग्लिश में एनिमेलिया, हिंदी में जंतु। तो दोस्तों गाय, भेड़, बकरी, भैंस ये सारे जंतु में आते हैं, तो याद रखेंगे। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे जो अब गाय है वो किस जगत में आती है, तो आप कहेंगे जंतु या एनिमेलिया जगत में आते हैं। अब उसके बाद में गाय का संघ क्या है, गाय का वर्ग क्या है, गण क्या है, फैमिली क्या है, उसका ये वर्गीकरण किया जाता है। तो इसको हम ट्रिक से याद करेंगे, यानी आपको ट्रिक याद रखनी है केपीसी और फैमिली। ठीक है, यहाँ पे अफ लिख रहा हूँ मैं। उसके बाद में आपको पहले याद रखना है केपीसी और फैमिली, यानी के से किंगडम, पी से फाइलम जिसे इंग्लिश हिंदी में बात करें संघ बोला जाता है, और सी से हम बात करें क्लास जिसे वर्ग बोला जाता है, और से यानी ऑर्डर याद रखेंगे जिसे गण बोला जाता है हिंदी में, और अफ से हम बात करेंगे फैमिली जिसे कुल बोला जाता है। तो इस प्रकार आप याद कर सकते हैं केपीसी और फैमिली, केपीसी और फैमिली। ठीक है, उसके बाद में देखेंगे कि जो गाय, भैंस, भेड़, बकरी हैं इनमें जो केपीसी और फैमिली यानी किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली ये सभी सेम होते हैं। अब क्या होते हैं, यानी गाय का किंगडम कौन सा है, तो आप कहेंगे एनिमेलिया या जंतु। ठीक है, इसको याद कैसे रखेंगे, तो आप कहेंगे केपीसी और फैमिली, केपीसी और फैमिली, एससी में अमिताभ बच्चन। ठीक है, तो यानी के से ए जुड़ जाएगा, पी से सी, सी से में, और से यानी ए जुड़ जाएगा, अफ से बी। तो अब हम याद करेंगे यानी गाय का जगत क्या है, तो आप कहेंगे ए से एनिमेलिया। फाइलम यानी संघ कौन सा है, तो आप कहेंगे सी से कोरडेटा। उसके बाद में बात करें क्लास यानी सी से क्लास। वर्ग कौन सा है, तो आप कहेंगे मेमलिया, यानी ऐसे जीव जिनमें सतन पाए जाते हैं, सतनधारी होते हैं, वो मेमलिया में आते हैं। ठीक है, उसके बाद में और की बात करें ऑर्डर यानी गण कौन सा है, तो आप कहेंगे आर्टियोडेक्टाइला। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है आर्टियोडेक्टाइला। उसके बाद में फैमिली बात करें तो बोविडी।
अब दोस्तों ये सारी चीज़ें सेम है। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि गाय का वर्ग कौन सा है तो आप कहेंगे मेमलिया। अगर बकरी का पूछे तभी आप मेमलिया कहेंगे, भैंस का पूछे तो आप कहेंगे मेमलिया, ठीक है। और गाय, भैंस, भेड़, बकरी इनमें सभी में सेम होता है, ये पांचों चीज़ें हैं वो समान होती है। तो अब आप यहाँ से नोट लगा के लिख सकते हैं कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी में किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर और फैमिली सेम होती है, लेकिन वंश और जो यानी जीनस और स्पीशीज हैं यानी जाति वो अलग अलग होते हैं, वो हम बात करेंगे अलग से। तो अब हम बात कर लेते हैं गाय का जगत, आप कहेंगे एनिमेलिया। फाइलम बात करेंगे तो कोरडेटा, वर्ग बात करेंगे तो मेमलिया, और गाय का ऑर्डर बात करेंगे तो आर्टियोडेक्टाइला, फैमिली बात करेंगे तो आप कहेंगे बोविडी। उसके बाद में आता है जीनस और स्पीशीज, यानी जो द्विनाम पद्धति जिसे हम बोलते हैं वो कैरोलस लीनियस ने दी। मैंने आपको बता दिया कि गाय का वैज्ञानिक नाम है बोस इंडिकस, जिसमें बोस किसको रिप्रेजेंट करता है तो आप कहेंगे वंश को रिप्रेजेंट करता है, जबकि इंडिकस किसको रिप्रेजेंट करता है तो आप कहेंगे स्पीशीज या जाति को। तो आप याद रख लेंगे यहाँ से। और द्विनाम पद्धति का जनक माना जाता है कैरोलस लीनियस को। इसी के साथ एक क्वेश्चन याद रखेंगे कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी जिसे वर्गीकी बोलते हैं हिंदी में, उसका जनक भी कैरोलस लीनियस को माना जाता है। और पंच जगत थ्योरी है वो दी थी R.H. व्हाइटेकर के द्वारा, ठीक है। तो इतनी बातें याद रखेंगे। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों जो 20वीं पशु गणना है जो 2019 में हुई, उसके अनुसार भारत में कुल गायें कितनी हैं, भारत का विश्व में स्थान कौन सा है, और भारत में सर्वाधिक जो गायें हैं वो किस राज्य में पाई जाती है, राजस्थान जो हमारा स्टेट है उसका कौन सा स्थान है, और राजस्थान में किस ज़िले में सबसे ज़्यादा गायें और किस ज़िले में सबसे कम, ये सारी बातें हम करेंगे। और राजस्थान में कुल कितनी जो गायें हैं वो 20वीं पशु जो गणना है उसके अनुसार पाई जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत में कुल गायें। तो दोस्तों बात करें 20वीं पशु गणना 2019 की, उसके अनुसार अगर हम बात करें तो टोटल 192.49 मिलियन या 49 मिलियन गायें हैं वो पूरे भारत में पाई जाती है। जबकि बात करें विश्व में सबसे ज़्यादा गायें ब्राज़ील में पाई जाती हैं, ठीक है, याद रखेंगे सबसे ज़्यादा गाय ब्राज़ील में पाई जाती हैं। दूसरे नंबर पे हमारे भारत का नाम आता है, यानी विश्व में सर्वाधिक गायों वाला देश पूछे तो ब्राज़ील, भारत का स्थान पूछे तो दूसरा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि भारत में कुल गायें कितनी है, तो 192.49 मिलियन। और दोस्तों यहाँ पे आप नोट लगा के लिखेंगे कि 1 मिलियन है, 1 मिलियन बराबर कितना होता है 10 लाख। तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि यहाँ पे 192 मिलियन की बात हो रही है, तो आप कहेंगे इसके आगे एक जीरो लगा देंगे तो हम कहेंगे 1920 लाख गायें हैं वो पाई जाती है, ठीक है। अगर हम बात करें कि 1 मिलियन है उसमें 10 लाख है, वो क्या है 10 लाख होते हैं, ठीक है। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं तो 192 मिलियन, इसका मतलब भारत में गाय कितनी पाई जाती है, तो हम बात कर सकते हैं कि 19.2 करोड़, ठीक है। ये आंकड़ा चला जाता है 19.2 करोड़। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं कि भारत में जो कुल गाय पाई जाती है उनमें से सर्वाधिक गाय हैं वो किस राज्य में पाई जाती हैं, तो नाम आता है पश्चिम बंगाल का। तो याद रखेंगे सर्वाधिक गाय भारत में किस राज्य में पाई जाती है, पश्चिम बंगाल। अब हम बात करते हैं कि जो ये पशु परिचय भर्ती है वो हमारे राजस्थान राज्य की हैं। तो राजस्थान का स्थान है वो गायों के मामले में भारत में कौन सा है, तो छठा। याद रखेंगे राजस्थान का स्थान भारत में गायों के मामले में बात करें तो छठा है। और 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में कुल गाय देखें तो 13.9 मिलियन, यानी हम बात कर सकते हैं 1.39 करोड़। अगर लाख में बात करें तो 13 मिलियन है, इसका मतलब 130 लाख तो सीधी हो गई, और 9 यानी 139 लाख गाय हैं वो पूरे राजस्थान में पाई जाती हैं, ठीक है। और राजस्थान में कुल पशु आपको पता ही है 568 लाख, उनमें से 139 लाख हैं वो गाय हैं। और दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक अगर कौन सा पशु पाया जाता है तो ऐसे क्वेश्चन आए तो आप कहेंगे बकरी, यानी बकरी है वो लगभग 2 करोड़ यानी 208 लाख, ठीक है। तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान में सर्वाधिक पशु है वो कौन सा पाया जाता है, तो आप कहेंगे बकरी, ठीक है। तो ऐसे आप याद रखेंगे। और बात करें कि राजस्थान में कुल कितनी गायें हैं तो 13.9 मिलियन। और राजस्थान में सर्वाधिक जो गायों वाला ज़िला है वो आपका आ जाएगा बीकानेर, ठीक है। तो आप याद रख लेंगे
उसके अलावा आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान में न्यूनतम जो गायें हैं वो किस ज़िले में पाई जाती है, तो आप कहेंगे धौलपुर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे, एक बार फिर से देख लीजिएगा कि हमारे भारत का विश्व में स्थान, तो आप कहेंगे दूसरा, ठीक है। और भारत में प्रथम स्थान किसका, तो आप कहेंगे पश्चिम बंगाल का। और हमारे राजस्थान का, तो आप कहेंगे छठा स्थान है। और राजस्थान में अगर हम बात करें, हमारे राजस्थान में सर्वाधिक गायों वाला जिला, तो आप कहेंगे बीकानेर। और सर्वाधिक यानी जो सबसे कम कौन सा है, तो आप कहेंगे धौलपुर, ठीक है। तो इस प्रकार आप आंकड़े याद रखेंगे। और दोस्तों कल हम पढ़ेंगे कि गाय का गर्भकाल कितना होता है, मध्यकाल, मध्यचक्र, नाड़ी दर, श्वसन दर, ये सारी बातें करेंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे कि गाय की कितनी नस्लें हैं वर्तमान में भारत में कुल, ठीक है। इसके अलावा और सारी बातें होंगी कि हाल ही में कौन सी रजिस्टर्ड की गई हैं, तो वो सारी बातें हम कर लेंगे। तो ये क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल उत्कर्ष स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।